तो ज्योग्राफी का जो QS1 था आपका, उसमें हमने अराउंड 50+ क्वेश्चंस किए थे। काफी अच्छे गुड क्वेश्चंस मॉर्निंग थे सर। उसमें भी। गुड मॉर्निंग। अब हम आज ज्योग्राफी का QS2 करने वाले हैं। इसमें आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। अगेन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आप थोड़ा सा कम फेमिलियर होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर रखी है। तो इस QS में अराउंड 90% इन्फॉर्मेशन जो कवर की जाएगी, वो ऑलरेडी आप लोग नोट्स के थ्रू और क्लास में PPTs के थ्रू कवर कर चुके हो। ठीक है। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कुछ कवर की जाएगी, उसके बारे में आप लोग अवेयर नहीं होंगे। QS कराने का एम ही यही है कि भाई जो क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है उसको कवर करना, इन्फॉर्मेशन ब्रिज बनाना। ठीक है, शुरू करें। तैयार है सब? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए। This soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the southern and eastern parts of the Deccan Plateau. ठीक है। ये जो they are normally fertile, where is dry upland area, the soil has poor fertility due to coarse grained structure. They are generally poor in humus, phosphorus and nitrogen. तो अब मेंशन पैराग्राफ में किस तरह की मिट्टी यानी कि सॉइल्स की बात की गई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है। लो रेनफॉल वाला एरिया बताया है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया बताया है, नॉर्मली फर्टाइल है, लेकिन अपलैंड एरियाज में पुअर फर्टिलिटी होती है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दे आर पुअर इन ह्यूमस, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। बताइए। सर रेड एंड येलो सॉइल सर। रेड एंड येलो सॉइल, बिल्कुल। जो रेड और येलो सॉइल है आपकी, वो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स पे डेवलप होती है। ठीक है, कौन से एरियाज में? जो एरियाज लो रेनफॉल के हैं, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट के डेक्कन प्लेटू में। तो यहाँ पर जो रेड लोमी सॉइल होती है, ठीक है, इसके साथ साथ येलो और जो रेड सॉइल है वो भी आपके मिडिल गंगा प्लेन वगैरह एरिया में मिलती है। ठीक है। और डिफ्यूजन की वजह से आप लोगों को पता है, इनका जो रेडिश कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है आयरन ऑक्साइड। हाई आयरन। हाँ, आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो डिफ्यूजन होता है उसकी वजह से ये कलर डेवलप होता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर कौन सा होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका कलर क्या होता है? ब्राउन या येलो। येलो। फाइन ग्रेन्ड जब होती है तो बेसिकली फर्टाइल होती है। जो ड्राई अपलैंड एरियाज में होती है तो पुअर फर्टिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो दाने होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड होता है, वो थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक है। और इनमें हमारा फास्फोरस नाइट्रोजन नहीं होती, मतलब कम होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक सॉइल्स की बात की गई है, हमें बताना है। सबसे पहला, दीज सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली। फॉल्स है सर। फॉल्स है फॉल्स। सर। क्यों? फॉल्स। क्यों? नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल एलुवियल होता है। है। एलुवियल सेल। बिल्कुल। नॉर्दर्न तो प्लेन्स जो एलुवियल आपकी सेल जो नहीं होता ब्लैक है। सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल आइलैंड्स में सर। सेंट्रल आपके हाईलैंड्स में सर वो। इसमें विंध्या सतपुरा ब्लैक के सॉइल नीचे जो वाले है एरिया तक वो गंगा आपकी, की। हाँ, वो आपके डेक्कन के एरिया में पाई जाती है। महाराष्ट्र, MP, गुजरात वगैरह हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु के कुछ पार्ट है, यहाँ पर होती है। तो भाई ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा, दिस सॉइल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ये ट्रू है सर। ट्रू है। बिल्कुल सही। वो फूल जाती हैं जब ये मतलब गीली होती है, पानी डालो तो ये काफी फूल जाती हैं। और जब क्या बोलते हैं, ये ड्राई होती हैं तो उसमें इस तरह के क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, ये मतलब श्रिंक हो रही है। तो यहाँ पर एक फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना का नाम किसी को पता है क्या होता है? जहां पर वो एयर को अपने अंदर खींचती है एटमॉस्फेयर से। नाइट्रोजन साइकिल। सेल्फ एरिएशन भाई। सेल्फ वेरिएशन नाइट्रोजन सॉरी। फिक्सेशन तो होता ही है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है सेल्फ एरिएशन। इसी की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं भाई। जो भी एयर है उसको एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर होगा टू ओनली। नेक्स्ट, which of the following statement is or are correct with reference to the inversion of temperature? टेम्परेचर के इन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो dense fogs in winter mornings are caused due to temperature inversion। बताइए। टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वर्ड मैंने आपको बताया था। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब हाइट के साथ में आपका टेम्परेचर जो है, हाइट आपकी बढ़ रही है, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। कई बार ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है तो उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं।
ठीक है, बहुत छोटा सा ड्यूरेशन होता है टाइम का, लेकिन ये फिनोमेना होता है। तो भाई जो घना कोहरा आता है सर्दियों की सुबह में, वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है, ट्रू और फॉल्स? प्लीज म्यूट योर माइक अगर आप कहीं और बात कर रहे हो तो। हाँ, गैस तो करो कम से कम। जो डेंस फॉग होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज्यादा डेप्थ में कवर नहीं की थी हमने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी। ठीक है, इस छोटी सी डेफिनेशन के बेसिस पे आपसे इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। तो बताइए, घना कोहरा जो सुबह होता है सर्दियों में, वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है, यस और नो? नो सर। नो सर। No, sir. यस भाई, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ठीक है, ये जो आप क्या बोलते हैं, सर्दियों में जो ये फिनोमेना आपका होता है, घना कोहरा होता है, ठीक है, ये जो आपकी पार्टिकुलेट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब ये सब क्या होते हैं, नीचे की लेयर में आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो लोअर लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं, और यहाँ पे फॉग वगैरह आपका जनरेट हो जाता है कई बार। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, it is a feature of plains and it not is not observed on hilly terrains. फॉल्स। देखो, ये फॉल्स है, लेकिन फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये फॉल्स सर मैंने सिर्फ फॉल्स इसलिए बोला सर क्योंकि पहाड़ों में भी सर कोहरा वगैरह रहता है, इसलिए सिर्फ उसी उससे बोला सर मैंने, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहाड़ों में भी होता है, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है भाई, ये आपके पहाड़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है ये रिवर वैलीज पे और बॉटम्स पे। तो यहाँ पर अगर घर बने हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, तो उनको ये फिनोमेना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका वन ओनली। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स है सर। False, कितना है sir. इंडिया के पास में? 2.4% है बस। उसके बाद, इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ एरिया। True. ट्रू। ट्रू। यस दिस इज सर। ट्रू। The latitudinal and longitudinal extent of India is roughly 60 degrees. फॉल्स। फॉल्स False. कितना है भाई, कितना है? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितना टाइम डिफरेंस है? 2 घंटे का Sir, है। 2 hours. हाँ, तो भाई 2 घंटे का मतलब कितना डिग्री? Sir, 15. एक आवर में 15 डिग्री, 2 घंटे में कितना? Sir, 30. 30 डिग्री। तो वही लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना रहेगा इंडिया का? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, सो भाई इसमें भी आपका होगा 2 ओनली। Consider the following statement: the process of convective transfer of energy is mainly confined to the troposphere. मैंने आपको convective transfer, advection और radiation वगैरह सब पढ़ाया था, ठीक है, इंसुलेशन वाले इसमें। तो मुझे अभी बताओ कि भाई प्रोसेस जो होता है, भाई किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, प्लीज उसको थोड़ा सा दूर रखो, और जब जवाब देना हो तो उसको अनम्यूट कर लिया करो। So the process of convective transfer of energy is mainly confined to the troposphere. True or false? कंडक्शन नाम के प्रोसेस की बात की थी। कंडक्शन तब होता है जब दो लेयर्स एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट, सॉरी, जो लेयर होती है वो लैंड के साथ में कांटेक्ट में होती है, ठीक है, और फिर अपर लेयर, लोअर लेयर से अपर लेयर्स, और ये लैंड है आपका, यहाँ से पूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में आके टेम्परेचर जो होता है उसमें चेंज आता रहता है, उसको कंडक्शन बोलते हैं, है ना। जब कोई भी बॉडी अनइक्वल टेम्परेचर की एक साथ में है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको कंडक्शन का प्रोसेस होता है। तो भाई अब कन्वेक्टिव ट्रांसफर की बात की जा रही है, तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर जो है, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर है वो सिर्फ ट्रोपोस्फीयर तक ही सीमित रहता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू है, क्यों? सर क्योंकि क्योंकि आपने बताया कन्वेक्टिव तो वो याद ट्रांसफर है। में, हाँ बताइए बताइए। नहीं सर, क्योंकि आपने बताया तो वो याद रह गया कि इसी में होता है सर। देखो, रीजनिंग पता होनी चाहिए। तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर में क्या होता है, बेसिकली वर्टिकली हीटिंग होती है। मैंने आपको बताया था, वर्टिकली एयर के कॉलम्स होते हैं, वो हीट करते हुए जाते हैं करंट्स के फॉर्म में, और फर्दर ट्रांसमिट करते हैं हीट को पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वर्टिकल हीटिंग का, इसको ही हम बोलते हैं कन्वेक्शन, है ना। मैंने बताया था कि कन्वेक्शन में आपकी वर्टिकल हीटिंग होती है। तो भाई ये आपका ट्रू है, ये सिर्फ ट्रोपोस्फीयर तक ही सीमित रहता है। फिर द प्रोसेस ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, सही से।
द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायurnal वेरिएशंस इन डेली वेदर इन द मिडिल लैटिट्यूड। डायurnal मतलब डे एंड नाइट। True, sir. ये भी ट्रू है, कैसे? Because देखो, the जनरली मैंने local आपको बताया था कि कोई एक एरिया है, उसका सर्टेन प्रेशर है P1, दूसरा एरिया है उसका सर्टेन प्रोसेस या फिर प्रेशर कह लो या फिर जो विंड वगैरह होती है, वेदर है, वो P2 है। तो एडवेक्शन में क्या होता है, और एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है आपकी ये हीट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो भी होता है कि भाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे पहुंचे। तो फिर जनरली जो आपके डे और नाइट के वेरिएशंस होते हैं वो एडवेक्शन के प्रोसेस की वजह से ही होते हैं। दिन में थोड़ी सी गर्मी है, रात में गए तो भाई वहां पे जो प्रेशर है वो मूव कर गया, उसकी वजह से थोड़ी सी टेम्परेचर थोड़ा सा सही हो गया। ठीक है, जो आपके छोटे मोटे फिनोमेना होते हैं लूज वगैरह, ये सब एडवेक्शन की वजह से ही होते हैं। तो ये भी ट्रू है, बोथ 1 एंड 2। हर एक पॉइंट पे विचार करना है भाई, हर एक पॉइंट को देखना है अच्छे से, हर एक पॉइंट पे उसको खोज निकालना है। आपका काम ये है कि ये जो क्वेश्चंस आप करने के बाद में जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके पीडीएफ्स हैं, उन सब में आपको जाके ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढने हैं। उन रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को ढूंढो, उनकी रीजनिंग अच्छे से पढ़ो, तब जाके ये क्यूए सेशन है आपके लिए सफल हो पाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अब हम इंडियन पेनिसुलर ब्लॉक की बात करते हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम इंडिया के। तो इट वाज फॉर्म्ड मेजरली आउट ऑफ एंशिएंट ग्नाइसिस एंड ग्रेनाइट्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों? बासाल्ट रॉक। नहीं, बसाल्ट रॉक, आई एम नॉट करेक्टली गेटिंग इट। बसाल्ट रॉक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये है, यहाँ पर बेसिकली आपकी बसाल्ट रॉक है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियन पेनिसुलर ब्लॉक की, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। जी ये सर वाला जी। ग्नाइसिस और ग्रेनाइट का बना हुआ है क्या? नहीं सर, क्योंकि ग्रेनाइट का डिपॉजिट हर जगह पे नहीं है। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ सर। हम मेजर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, हर जगह metamorphic नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन हम रिजिड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये सही है। ठीक है, यहाँ पर आपके बेसिकली जो ग्नाइसिस हैं, ग्रेनाइट्स हैं, उसके द्वारा बना हुआ है एक पूरा जो ब्लॉक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसका बना हुआ है। ठीक है, दूसरा जो थार डेजर्ट है वेस्ट में, मतलब ये वाला एरिया, और जो कर्बी एंग्लोंग प्लेट्यू है मेघालय वाला, ये इसके एक्सटेंशन है, मतलब ये पेनिसुलर ब्लॉक के एक्सटेंशन है। ट्रू और फॉल्स? true. True, sir. Sir, ट्रू। क्यों ट्रू है ये? true. क्यों? ये जो क्योंकि ब्लॉक्स हैं इनका मतलब हम समझ रहे हैं स्पेसिफिक प्लेट से, क्योंकि यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बनती है। वो रिफ्ट वैली कौन सी रिवर्स की होती है, कोई बताएगा? सर नर्मदा तापी। नर्मदा नर्मदा तापी। तापी, बिल्कुल। नर्मदा और तापी जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या करते हैं, रिफ्ट वैली बनाती हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो थार वाला इलाका है और जो कर्बी एंग्लोंग वाला एरिया है मेघालय का, ये सब पेनिसुलर क्या नाम है, प्लेट्यू के एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपका आएगा बोथ 1 एंड 2। फिर द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशन करंट्स का हमने मूवमेंट पढ़ा था। तो भाई उनके जो मूवमेंट होते हैं वो किस चीज से डिटरमाइन होते हैं? मूवमेंट्स ऑफ विंड से होते हैं। Yes, sir. होते हैं सर। बिल्कुल, विंड सरफेस पे ब्लो करती है और उसकी वजह से ही क्या होता है, फ्रिक्शन होता है विंड के बीच में और जो वाटर सरफेस के बीच में, उसी की वजह से जो आपकी वेव्स वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो मूवमेंट्स ऑफ विंड, यस। सैलिनिटी ऑफ द ओशन, No, Yes, sir. sir. सैलिनिटी नहीं होगा। सैलिनिटी की वजह से आपके ओशन करंट्स का मूवमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता। होता है सर। जब True, sir. वाटर डेंसिटी में आपका फर्क आता है तो फिर जो वाटर जिसकी हाई सैलिनिटी होती है, जिसकी हाई सैलिनिटी होती है वो लो सैलिनिटी वाले से कम डेंस होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसी Yes. तरीके से जो कोल्ड वाटर होता है आपका वो भी डेंस रहता है वार्म वाटर से। इन दोनों का ये फर्क आता है ना। तो डेंसर वाटर क्या होता है, डेंसर वाटर भाई लेस डेंसर के नीचे चला जाता है। तो एक तरीके से ये साइकिल या सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ओशन करंट का ये भी एक रीजन है कि नहीं? और यस उसके बाद तीसरा है आपका कोरिलेसिस फोर्स। ये तो है ही Yes, है। sir. Yes.
बिल्कुल, कोरिलेसिस कोर्स हमने पढ़ा था, ये तो भाई ओशन करंट्स का रीजन है ही है। तो भाई 1, 2 एंड 3 सब कुछ जो मैंने पढ़ा है भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे अपकमिंग क्वेश्चंस हैं जिससे डायरेक्टली इन्फ्रेंसेस आपके आएंगे। चलो, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट करेक्ट? जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में, उसके रिलेशन में कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? ऑक्सीजन सर एक्सिलरेट द डी। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डी। डी सर। हाँ सर। बिल्कुल। कूल टेम्परेचर से कोल्डर जो टेम्परेचर्स होते हैं उससे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस एक्सेलरेट नहीं होता, उससे जो डिकम्पोजिशन का स्लो प्रोसेस होता है है। वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या है, सॉइल के बारे में सही नहीं है। बाकी सॉइल के जो पीएच होता है वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। डिकम्पोजिशन जो रहता है वो अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे से होगा, प्लस ऑक्सीजन की वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाता है। तो भाई वैसे ये सही है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है मतलब दो विच इज नॉट करेक्ट इन दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, वो डी है। नेक्स्ट, अगेन हम बात करने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया की। तो भाई इट इज अ कंटिन्यूस स्टेबल ब्लॉक डिवॉइड ऑफ एनी रिफ्ट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। फॉल्स है सर। फॉल्स है सही सर। है, अभी मैंने बताया था। ठीक रिफ्ट है, वैली बनता है। कि भाई जो रिफ्ट रिफ्ट वैली वैली है हाँ। भाई, जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपकी क्या बोलते हैं क्रिएट हुई है, वो नर्मदा और तापी नदी की हुई है। तो भाई पेनिनसुलर ब्लॉक में ये है। सो दिस इज फॉल्स। इट इज फॉर्म्ड विद द जनरल ग्रेडियंट ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट। जो लैंड का टिल्ट है, जो झुकाव है, वो भाई वेस्ट टू ईस्ट है। ऐसा है क्या? ट्रू सर। हाँ यस हाँ सर। सही है। True. ट्रू है। इसके True, क्या sir. एग्जांपल्स हैं? इसके क्या एग्जांपल्स है बताएं। रिवर्स सर का। ईसीपी। क्या? The rivers का flow. रिवर्स का फ्लो पहला हो गया। दूसरा, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन वेस्ट में कुछ है। डेल्टा फॉर्मेशन ईस्ट में होता है भाई, वेस्ट में एस्चुरीज बनती हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के हमने जो फीचर्स पढ़े थे, वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट्स के जो हमने फीचर्स पढ़े थे, ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से डिसकंटिन्यूअस है ना? तो ये सब फीचर्स आपके बता दें कि जो जनरल ग्रेडियंट है, जो लैंड का झुकाव है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर आपका आएगा टू ओनली। सर डिवॉइड का मतलब क्या होता है सर? किसका? डिवाइड डिवॉइड। मतलब कि नहीं है, अच्छा कि ओके। जो कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक है उसमें रिफ्ट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा। नेक्स्ट, relatively undisturbed by the crustal movements of the earth formed by horizontally bedded rocks. ठीक है, these depressed areas make up some of the most extensive natural lowlands on earth's surface. मैंने आपको टाइप ऑफ प्लेन्स पढ़ाए थे, है ना? उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हुई है। अब आपको बताना है कि हम किस तरह के प्लेन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्रस्टल मूवमेंट होते हैं, जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है अर्थ का, वो बहुत कम होता है। हॉरिजॉन्टली बेडेड लेयर्स हैं रॉक्स की, उसकी वजह से एरिया फॉर्म हुआ है। ये जो डिप्रेस्ड एरियाज है, जनरल सी एलिवेशन से ये एरियाज थोड़े से डिप्रेशन में है, लो लाइन समझ लो आप इनको। मेक अप सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड्स ऑन अर्थ सरफेस। कौन से हैं इसमें से? कोस्टल प्लेन सर। कोस्टल प्लेन्स नहीं, इसका आंसर होगा स्ट्रक्चरल प्लेन। देखो, जो आपके पहले प्लेन होते हैं ये इरोजनल प्लेन होते हैं। ठीक है, ये आपके इरोजनल प्लेन होते हैं और ये आपके किस वजह से होते हैं? ये रिवर्स का, रेन का या बाकी जो भी एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से इरेगुलरिटीज जो आपके सरफेस में आ जाती हैं, ये सब आपके क्या नाम है, पैडी प्लेन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे आपके होते हैं पैडी प्लेन। पैडी प्लेन भी आपके इरोजनल प्लेन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी होती है मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग आपको पढ़ा था, मैकेनिकल वेदरिंग होती है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। ठीक है, इसकी वजह से ये जो हिल्स वगैरह हैं, छोटे छोटे हिल्स टाइप के बन जाते हैं, ये होते हैं पैडी प्लेन। फिर तीसरे होते हैं आपके स्ट्रक्चरल प्लेन। ये वो डिप्रेस्ड एरिया है जहां पर नेचुरल लूलैंड अर्थ के सरफेस के बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स के द्वारा बनते हैं, क्रिस्टल मूवमेंट अर्थ की यहाँ पर बहुत कम होती है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऑस्ट्रेलिया के और रशिया के इलाके भी आ जाते हैं, वो इन इलाकों में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये स्ट्रक्चरल प्लेन के फीचर्स हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं आपके कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन वो डिपोजिशनल फीचर्स हैं जो भाई आपके मेरीन एक्शन की वजह से जनरेट होते हैं। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू शीट इरोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन से भाई आपको सही है वो बताने हैं। इट टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर अ हेवी शावर, ट्रू और फॉल्स। शीट इरोजन की बात की गई है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, समतल इलाका है, उसकी वजह से जो ऊपर की सतह है वो हट जाती है, ट्रू और फॉल्स। इतना क्या सोचना है इसमें, सही है ना भाई। True है सर। लेवल लैंड है भाई आपका, True बहुत सर। ज्यादा बारिश हो रही है, ऊपर की लेयर चली जाती है, हट जाती है, शीट इरोजन हो गया। दूसरा, इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। ट्रू। बिल्कुल ट्रू, पहले से पता No. चल रहा है हमको कि भैया अगर ऊपर की लेयर चली जाएगी तो वो फाइनर और मोर फर्टाइल टॉप सॉइल है वो भी हट गई। तीसरी, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेडलैंड टोपोग्राफी, यानी कि जो आपके रिवाइंस होते हैं, जो हमारे चंबल के बियर्ड वगैरह हैं, ये सब शीट इरोजन की वजह से होते हैं। यस सर। True है सर। नहीं, गली इरोजन की वजह से होते हैं वो। बताया था ना, गली इरोजन की वजह से ही भाई आपके बियर्ड होते हैं, स्टीप स्लोप्स वगैरह बनते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी, रिवाइंस वगैरह, गली इरोजन। कंफ्यूज मत हुआ करो, 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। ये थोड़ा सा आउट से आया है, आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए मैं पढ़ा दूंगा। तो भाई लिथिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो कुछ आइडिया है किसी को? यस सर, 1 मिनट। गूगल मत कर भाई। कुछ नहीं कर रहा सर। ऐसे बता दे। नहीं कुछ नहीं कर रहा सर। मैं थोड़ा अगर वो पढ़ रहा हूँ सर, मैं तुक्का खेल रहा हूँ सर, इसलिए थोड़ा इसमें तुक्का खेलने वाली बात ही नहीं है। पता नहीं सर। लिथिफिकेशन। जो सर ए अर्थ होगा के क्या? अर्थ क्या, बी? ए फॉर हाँ, एप्पल। ए है, इसका आंसर ए है। देखो, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स वगैरह होती हैं, वो जब क्या बोलते हैं, इरोजन वगैरह होता है, फिर जो भी प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन होता है उनके साथ में, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, जब वो आगे जाके रोल डाउन किया इधर से उधर चली गई और फिर ये एक साथ जम जाती है। ये जम के क्या करती है, सेडिमेंट वगैरह बना लेती है। ठीक है, जो सेडिमेंट वगैरह, सॉरी, जम के क्या होता है, एक जगह और बड़ी रॉक्स बना लेता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑनसेट ऑफ अ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिसुलर इंडिया, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। इनमें से कौन से, मतलब एक या दो या फिर दोनों ही जो वेदर फिनोमिना है वो विंटर सीजन के दौरान इंडिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला, द ऑनसेट ऑफ एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिसुलर इंडिया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है सर। False. फॉल्स क्यों फॉल्स है? ईस्टर्ली नहीं होता कि सर। वो ईस्टर्ली जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं यार, हाँ, ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है वो पेनिसुलर इंडिया में आपके मई जून जुलाई के आसपास आती है, मतलब सदर्न एरियाज में। ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये विंटर के टाइम नहीं आती है, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइन टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। हाई ये प्रेशर ट्रू है एरिया सर। है वो डेवलप हो जाता है। ये true है sir. ट्रू है सर। बिल्कुल सही, जो डेवलपमेंट है हाई प्रेशर एरिया का वो रीजन लाइन टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय, मतलब उस माउंटेन रेंज के आसपास डेवलप हो जाता है। तो इसका होगा 2 ओनली। फिर फिर हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो भाई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट साउथवर्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के टाइम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो साउथ वेस्ट की तरफ मूव करने, सॉरी, वो साउथ की तरफ मूव करने लगती हैं, ट्रू और फॉल्स? True sir. Southward during southwest monsoon shift southward during the southwest monsoon. इट इज द फॉल्स वन। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम साउथ वेस्ट मानसून के टाइम, जैसा मैंने आपको बताया था, साउथ की तरफ मूव नहीं करती। साउथ की तरफ मूव करेंगी तो भाई फिर साउथ में बारिश होगी। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस पूरे अपर एरिया में, गेंगटन वैली वगैरह में बहुत सारी बारिश लेके आता है। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट,
The easterly jet stream is responsible for bringing the tropical depressions into India. जो tropical depressions हैं आपके अंडमान सी वगैरह से, वो क्या easterly jet stream की वजह से आते हैं? नहीं पता सर। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ये ज्यादा, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, वो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को इंडिया में स्टील करके लाती हैं, और जहां जहां पर ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस के पाथ्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, वहां पर वो एरियाज कौन से होते हैं? हाई रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं। तो दिस इज ट्रू। अब फॉरेस्ट्री की बात की जा रही है, तो भाई फॉरेस्ट्री है और उसकी मीनिंग क्या है? तो भाई सबसे पहले आता है एग्रो। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो भाई बताइए, एग्रो फॉरेस्ट्री इसका मतलब रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। True. बिल्कुल सही। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है रेजिंग ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस ऑन देयर फार्मलैंड्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है सर। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स। ट्रू सर। True. ये भी आपका ट्रू है। मतलब तीनों ही जो है आपके वो ट्रू है। इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है, वो आता है रूरल फॉरेस्ट्री। ठीक है, कि मतलब इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होती है, जो कम्युनिटी वाले लैंड होते हैं वहां पर बेसिकली आपके पेड़ लगाए जाने चाहिए। ठीक है, और फिर हाँ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइड्स के बारे में बात करेंगे। टाइड्स हमने पढ़ा था पूरा टॉपिक। तो 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड्स हैं, हर 24 घंटे में आती हैं। ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। जरूरी नहीं है सर। किसने कहा जरूरी False, नहीं है? True है। ट्रू है भाई। True. They are caused by Earth, Moon, Sun positions. ट्रू True. है सर। Yes. True है। True. यस They सर ट्रू। help in removing of polluted water from estuaries. False. True है, ये भी सही है True है भाई सर। आपका। Consider the following statements regarding alluvial soils. Bhangar is an old alluvium and is composed of calcareous deposits called conker. True or false? सही है सर। ट्रू True. है सर। बिल्कुल True. सही। ये दिमाग में एकदम रच बस जाना चाहिए। दूसरा, Bhangar is younger deposits of flood plains and is fertile. ये भी True. ट्रू है यस सर। सर ट्रू है। ये भी आपके ट्रू है, बोथ 1 एंड 2। चलो, अब हम बात करेंगे कास्ट लैंडफॉर्म्स की। कास्ट लैंडफॉर्म जो मैंने आपको बताया था अंडरग्राउंड रनिंग वाटर की वजह से होते हैं। तो भाई 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टैलेग्माइट्स जो होते हैं राइज अप फ्रॉम द फ्लोर्स ऑफ द केव्स। केव्स के जो फ्लोर होते हैं उनसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे। True. ट्रू और फॉल्स? True. Both are true. बिल्कुल Yes, sir. सही। एंड द स्टेलेटाइट्स जो होते हैं वो सेलिंग से इस तरीके से लटके रहते हैं। True. 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 ये भी आपका सही है। ग्रेट वर्क। Which of the following is or are correct about El Nino? El Nino की बात की गई है, अभी शायद जैसे बताया कि अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश शायद कम हो सकती है, तो मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। तो एल नीनो के बारे में स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट वे कौन से सही है। इट इज merely an extension of the warm equatorial current which get replaced temporarily by the cold Peruvian current. True or false? ट्रू। फॉल्स। True. ट्रू। देखो भाई, ये स्टेटमेंट आपका सही है। कोल्ड पेरुवियन करंट का नाम क्या है? हमबोल्ट। Humboldt। Humboldt करंट होता है, उसको रिप्लेस करता है, तो दिस इज ट्रू। El Nino event has led to delay in the onset of southwest west monsoon over the Indian subcontinent. ये भी ट्रू है। ये भी True है सही है। सर। इससे क्या होता है कि प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिलती है। और बाकी El Nino का मतलब क्या होता है? ये सर सर वो डिले करता है सर। डिलेड मानसून आता है, वो अरे किसान वगैरह एग्जैक्ट सुसाइड मैं करते हैं। मीनिंग पूछ रहा हूँ, उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं। Little Sir, girl and little weekends boy. India's monsoon. चाइल्ड क्राइस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये Little girl, little boy. क्रिसमस के पास में आता है। कहाँ आता है? पेरू में आता है ना? Hmm. तो इसका आएगा आपका बोथ 1 एंड 2। Consider the following statement with respect to Kuroshio current. Kuroshio current की बात की गई है। It begins off the coast of Japan and flows northward.
ट्रू ट्रू True. सर, जापान में होता है। कैसे? वार्म करंट है रशिया जापान वार्म करंट है, नॉर्थ की साइड जाता है, उराशियो चाइना की तरफ को। ये बेसिकली नॉर्थ की तरफ नहीं जाता है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ होता है? ये जापान में स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट होता है आपका ऑक्सटास्क फिलीपींस और ताइवान, यहाँ के कोस्ट पे स्टार्ट होता है, फिर जापान से होते हुए नॉर्थ ईस्ट और मूव करता है ये, और नॉर्थर्न पैसिफिक करंट का पार्ट बन जाता है। दूसरा, इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन गाया। ट्रू अभी तो बताया मैंने, ट्रू सर। हाँ सर। नॉर्थ ट्रू पैसिफिक ओशन करंट का पार्ट बन जाता है, इट इज ट्रू। हाँ, तो भाई इसका आएगा टू ओनली। 2 and 3। एक सेकंड, तो हम बात करते हैं पाथ और स्टेट की। तो सबसे पहले भाई आपका आता है कि इसमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है। तो जोजिला 2 and अरुणाचल 3 प्रदेश में है क्या? नहीं सर, जम्मू कश्मीर में है। नो सर, बिल्कुल सही। कश्मीर। लद्दाख में है। जोजिला जो है आपका वो जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर और लेह के बीच में। फिर पंजाब। इसके साथ साथ दूसरा है आपका शिवकिला, हिमाचल प्रदेश। यस यस सर। सर। यस सर। ये कहाँ पर है? ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर के पास में सतलज शिवकिला सतलज हिमाचल एशियन प्रदेश में है। ट्रू और तिब्बत। क्या? ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज वेलेप्ला, ये सिक्किम में है। हाँ जी यस सर। सर। बिल्कुल। बारालाचा पास, हिमाचल में है सर। उत्तराखंड। हिमाचल। ये प्रयास आपका कर कहाँ रहे है? हैं। ये आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। तो दिस इज फॉल्स। तो आपका 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट आता है भाई हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये पिछले क्यूएस में भी क्वेश्चन था आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का, इस बार भी। कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है? बताइए। बी होगा क्या? बिल्कुल सही, बी होगा। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है जब ड्रास्टिक रिडक्शन होता है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन स्टोरेज एंड रिजर्वॉयर। ठीक है, वाटर का जो प्रेसिपिटेशन है जितना पूरा भी नहीं हो पाता, उससे नीचे उसका लेवल जो है वो गिर जाता है। उसके बाद एक और आता है, वो आता है आपका मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? वो सिचुएशन होती है जब आपकी बारिश होती है कम और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम से कम। तो ये होता है आपका मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। और उसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। वो आपका क्या होता है कि सॉइल मॉइस्चर जो होता है भाई, उसकी वजह से आपका क्रॉप फेलियर होता है। तो ये होता है आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट। और उसके बाद में आता है डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये क्या होता है? ये आपका कौन सा ड्रॉट होता है? इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इनका हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं और बताना है कौन से सही है। दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फॉल्स। फॉल्स। बिल्कुल सही। वेस्ट टू ईस्ट होगा। बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। उसके बाद दे कैन ऑरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी। ट्रू ट्रू। ट्रू इसमें टू ओनली। With reference to the direction of wind movements, consider the following statement. इक्वेटर पे जो wind blows perpendicular to the isobar. फॉल्स। फॉल्स है क्यों भाई? ट्रू है सर। ट्रू है, क्यों है ट्रू है? परपेंडिकुलर कैसे होगा? वहां तो प्रेशर ग्रेडियंट्स जनरेट नहीं होते। सही है सर, ट्रू है। ये प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेडियंट परपेंडिकुलर जनरेट नहीं होते मतलब समझ में नहीं आया मुझे, एक्सप्लेन करो ना। सर जैसे अगर हम दो लैटिट्यूड लेते हैं 35 45, उनके बीच परपेंडिकुलर मूव करेगा ना, क्योंकि दो आइसोबार हैं। इक्वेटर पर तो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं होता ना, यहाँ तो पर वहां पे दो परपेंडिकुलर कैसे होगा? यहाँ पर दो आइसोबार्स की बात नहीं की है ये। यहाँ पर सिर्फ अच्छा। एक आइसोबार की बात की गई। जनरली आइसोबार क्या होते हैं आपको पता है ना? जहाँ इक्वल सेम प्रेशर हो। सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, उनको एक लाइन से जोड़ दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार।
ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इक्वेटर पे देखें तो विंड जो होती है वो कोरिलेसिस फोर्स की वजह से, कोरिलेसिस फोर्स जो होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। ठीक है। तो जो विंड होती है वो भी क्या करती है, ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। सो दिस इज इक्वेटर द, पे यहाँ पर कोरियोलिस जीरो नहीं होता? होता कहाँ है, पर, इक्वेटर पे जीरो होता इक्वेटर जीरो नहीं होगा तो फिर That's नहीं, परपेंडिकुलर कैसे maximum. है? इक्वेटर इक्वेटर पे जीरो इक्वेटर पे होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है प्रेशर कोरियोलिस ग्रेडियंट, फोर्स। सुनो तो भाई, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है फिर भी। ठीक है। हम्म, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होती है विंड की, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है विंड की डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों की दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं। ठीक है, लो प्रेशर एरियाज में, और विंड क्या होती है उसके आसपास इधर उधर थोड़ा बहुत अराउंड से टर्न हो जाती है। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द अच्छा। मूवमेंट के हिसाब से देखें तो इक्वेटर पे जो विंड है इट ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। सही है। दूसरा, द कोरिलेसिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही, मैक्सिमम होती है पोल्स पे और एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। ट्रू, बोथ 1 and 2। फिर, विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, कहाँ मीट करते हैं दोनों? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे। नीलगिरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू? यूरोप। यूरोप। बिल्कुल सही, यूरोप से पास नहीं होती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज, इनर हिमालयास को हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयास के नाम से जानते हैं। यस सर। क्या? ट्रू है सर। ट्रू। कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द इनर हिमालयास रेंज। जी सर, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। यस बिल्कुल सही, यस। ट्रू सर। बोथ ट्रू। 1 and 2। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन कौन से स्टेट से जाती है? उड़ीसा से पास होती है? यस सर। नो सर, नहीं नो होती। सर। नो। त्रिपुरा से? यस यस सर। सर। यस। यस सर, मिजोरम से? सेकंड एंड थर्ड। सर एक्सेप्ट यस। यस यस सर। सर। असम से? 2 and 3 2 ओनली। and 3। नहीं सर। सर आसाम से नहीं होती। बिल्कुल 2 and 3। फिर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशन। ओशन में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेके क्वेश्चन है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ। गहराई के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे मतलब डिक्रीज होता है। ठीक है, कि भाई सर्टेन मीटर पे इतना होगा, सर्टेन मीटर पे इतना होगा, ऐसा है क्या? आई थिंक इट्स फॉल्स। फॉल्स। इट्स फॉल्स। सरफेस पे क्या होता है भाई, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम इंसोलेशन मिलता है। लेकिन जैसे ही आप इंडेप्थ पे जाते हो, सबसे ओशन बॉटम पे क्या होता है भाई, आपका सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, सबसे ज्यादा कूलर टेम्परेचर रहता है। इसके साथ साथ मैंने आपको टेम्परेचर वेरिएशन भी बताए थे लेयर्स के हिसाब से। ठीक है। फर्स्ट लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, वो 100 to 100 मीटर तक एक्ट करती है। उसके बाद में सेकंड लेयर आती है जिसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, है ना। इसके बाद तीसरी लेयर आती है, तो ये अलग अलग लेयर्स आती हैं। तो इन लेयर्स में क्या होता है, शार्प डिक्रीज भी होते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर्स होती है जहां पर पानी के टेम्परेचर में शार्प डिक्रीज होता है। ठीक है, रैपिड इंक्रीज होता है और डिक्रीज इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है। सर, ओशन इन, हाँ जी बोलिए। नॉर्मल लैप्स रेट वाला सर, जो फिनोमेना होता है वो लैंड पे ही होता है सर? जनरली वो लैंड और लैंड पे स्थित जो वाटर बॉडीज हैं, मेरे ख्याल से वही होता है। लैंड पे स्थित वाटर बॉडी समझा नहीं सर, कैसे? जो सिर्फ लैंड है भाई ट्रोपोस्फेयर आपका, में होता है। जो आपका लैंड होता है और लैंड की जो वाटर बॉडीज हैं भाई, आपका जो रिवर्स वगैरह है वो सब वहां पर होता है। ओशंस वगैरह में देखोगे तो ओशंस वगैरह में आपको पार्टिकुलेट्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह ये सब बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। वहां पे भी देखो, जहां पे भी होगा वो ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। लैंड और लैंड के अंदर जो वाटर बॉडीज उनके बारे में हम श्योर, ओशन के बारे में आप नॉट श्योर। ओके सर। ठीक है। दूसरा, द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही। जो नदर्न हेमिस्फीयर के ओशंस हैं उनके पास थोड़ा सा हायर टेम्परेचर है सदर्न हेमिस्फीयर के, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भाई आपका होगा 2 ओनली। Excuse me, इसका sir. रीजन क्या होगा सर? लैंड ज्यादा होता है नदर्न हेमिस्फेयर में कंपेयर टू साउथ, यही हाँ, होगा ना ये रीजन? ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी लग जाता है ना। वो ओके। आ जाता है। और क्या है इसका रीजन? हाँ, यही है, वेरिएशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर।
ओके फिर, with reference to the role of Himalayas in shaping India's climate, consider the following statement. They shield the Indian subcontinent from the cold and chilly northern winds that originate near Arctic Circle. True or True false? है ट्रू ट्रू सर, बिल्कुल साइक्लोन से सही। बचाते हैं। They True. trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. ये भी ट्रू है True. सर। ये भी True. आपका ट्रू है, both 1 and 2. Consider the following mountain ranges in India: Mahadev Hills, Satmala Hills, Kaimur Hills and Ramgarh Hills. इनको आपको वेस्ट से लेके ईस्ट की डायरेक्शन में लोकेट करना है, तो भाई क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे पहला कौन आएगा? 3. Other. सबसे पहले आते हैं आपकी सतमला हिल्स। सतमला हिल्स आपके नर्मदा और तापी सर, के 2, थोड़ा 1, सा 3, नीचे 4 की तरफ सिचुएटेड है। उसके बाद महादेव हिल्स सर। महादेव है सर। बिल्कुल, उसके बाद आते 2, हैं 1, 3, आपके 4. कैमूर। महादेव हिल्स, और फिर उसके बाद आती है आपकी क्या, कैमूर कैमूर। हिल्स आते हैं आपके, और कैमूर। फिर आते हैं आपके रामगढ़ हिल्स। Ramgarh. So 2, 1, 3, 4. फिर consider the following statements with respect to the salinity in the oceans. समुद्र के खारेपन की बात की गई है, उससे रिलेटेड। अरेबियन सी shows higher salinity trends than the Bay of Bengal. कि अरेबियन सी में ज्यादा खारापन है बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। True. ट्रू है सर। ट्रू है। यस सर। Yes. ट्रू। तो इंडियन ओशन की पीपीटी किसी को पता है कितनी है? नहीं सर। देखो, सबसे पहले अरेबियन सी की हायर सैलिनिटी है बे ऑफ बंगाल से। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स का ड्रेनेज होता River है, mouths. इन्फ्लक्स होता है उनका बहुत ज्यादा, इसकी वजह से सैलिनिटी मेंटेन्ड रहती है। ओवरऑल इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें रहती है 25 या 35, हाँ 35 पीपीटी जो रहती है वो सैलिनिटी है जी। ठीक है। दूसरा, इन द जोन ऑफ हेलोक्लाइन सैलिनिटी रैपिडली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। सर हेलोक्लाइन क्या होता है? Sir, I think it's true. ट्रू कैसे? क्योंकि अब अगर सरफेस लेवल पे देखें तो रिवर का फ्लो होता है तो सैलिनिटी चेंज हो सकती है, बट जितना डेप्थ में जाओगे तो नया वाटर तो जनरेट नहीं हो रहा, तो आई थिंक इसलिए देखो, सबसे पहले मे हेलोक्लाइन बी क्या होता है? कांस्टेंट भी हो सकती है। देखो, हेलोक्लाइन सबसे पहले कौन सा जोन होता है? हेलोक्लाइन वो जोन होता है जहां पर आपकी सैलिनिटी जो है वो एकदम से बढ़ती है। ठीक, एकदम से क्या होता है उसमें चेंज आता है, एकदम से शार्प इंक्रीज आता है, तो वही वो आपका जोन होता है क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन का। अब जो लोअर सैलिनिटी वाला वाटर है उसकी डेंसिटी होती है कम, तो वो रहता है ऊपर, और जिसकी डेंसिटी होती है ज्यादा वो भाई आपका क्या बोलते हैं, ज्यादा हाई सैलिनिटी वाला वो आपका रहता है, वो सिंक इन हो जाता है उसके नीचे। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो बाकी हेलोक्लाइन का मतलब यही होता है कि सैलिनिटी रैपिडली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, नहीं एक सेकेंड, salinity is rapidly decreases with increasing depth, नहीं salinity rapidly increases होता है, increases with increasing depth, so this is false। फॉल्स। इसका क्या होगा भाई? इसका 1 only होगा। फिर भाई आपको इंडियन सिटीज को ईस्ट से वेस्ट जो है वो इनके क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वाइज आपको अरेंज करना है। बताइए सबसे पहले कौन सी आएगी? 1, 3, 2, 4 सबसे पहले रायपुर, उसके बाद में लखनऊ, उसके बाद जी। में भोपाल, नहीं उसके बाद में लखनऊ, फिर आएगी भोपाल और फिर आएगी जयपुर। 1, 3, 2, 4। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, पता है हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट की। ठीक है, तो भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे पहला, ये सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में होता है और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड सिर्फ यहाँ पर पाए जाते हैं। सदन में भी होता है। भी होता है। सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले स्टेप टाइप का क्लाइमेट कैसा होता है? ड्राई ग्रासी प्लेन टाइप का क्लाइमेट होता है। टेम्परेट जो आपके जोन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है। साइबेरियन। हाँ, ये ट्रॉपिक्स में, साइबेरियन क्यों, ये ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, ये ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, या फिर सही बोला तुमने से, साइबेरियन जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। ठीक है, इनके टेम्परेचर चेंजेस बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होगी या फिर वार्म समर्स होंगी। तो ये क्या है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है
कॉन्टिनेंटल सॉरी हाँ, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट टाइप जो ग्रासलैंड्स है आपके वो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाए जाते। दूसरा, regions in southern hemisphere experiences precipitation all throughout the year due to maritime influence। ये सही है कि नहीं? ट्रू। बताओ फॉल्स। बताओ। फॉल्स। ये फॉल्स है। कई सारे ऐसे मंथ होते हैं जब सदर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम जो इन्फ्लुएंस होता है स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट का, उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो नहीं होता, मतलब कि उस टाइम जो समर सीजन में आपका बारिश नहीं होती 3-4 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, इट विल बी वन ओनली। सर फर्स्ट वाला ट्रू कैसे होगा? फर्स्ट वाला ट्रू क्यों नहीं होगा? सब सदर्न में भी तो पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन्स की बात की ग्रासलैंड्स। है हमने, टेम्परेट रीजन्स की बात की है जिनके सीजनल टेम्परेचर होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं, वार्म समर्स होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके मैरीटाइम इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा मतलब इन पे नहीं होता मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ यहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो ट्री लेस होते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये बेसिकली आपका नदर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। तो सर ये जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन ग्रासलैंड है वो भी तो टेम्परेट ग्रासलैंड है, हम स्टेपीज का ही टाइप है वो भी, वो सदर्न इन में है। एक सेकेंड, साउथ अफ्रीका में वेल्स हो गया ये भी, और पंपास अर्जेंटीना में, सब साउथ में है ये। हाँ नहीं, जो साउथ का अफ्रीका का एरिया है, प्रिटोरिया वगैरह हो गया, यहाँ पर जो एरियाज हो गए यहाँ पे, हाँ। लेकिन अगर हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से फैले हुए हैं, पूरी इंटायरली कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, ओनली अच्छा। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड। तो नदीस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में हर तरह के मिल जाएंगे, दूसरे टाइप के भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट पे गौर करो, इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड। तो हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इट विल बी ट्रू। ओके। ठीक है, ये ओनली वर्ड से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन से सही हैं? ऑक्सीजन बिकम्स नेग्लिजिबल बियॉन्ड द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True, बिल्कुल sir. सही। कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। False है sir. बिल्कुल सही ट्रू। है भाई, 1% से भी कम है, ट्रू है। ट्रू है। With reference to the which of the following Indian state is also referred to as molasses basin? ये आपके नोट्स में इंक्लूडेड है। मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम मिजोरम। क्यों? क्यों क्यों? मोलासेस होता क्या है? एनसीईआरटी में। हाँ, एनसीईआरटी में है। मैंने कल ग्रुप में भी बता दिया कि एनसीईआरटी के बाहर भाई कुछ भी नहीं आता है। तो देखो, कॉन्टिनेंटल प्लस मेरीन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्री और मेरीन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वही आपकी जो सैंडस्टोन्स के, शेल्स वगैरह के, इन सब के बनती है बेसिकली, वो आपके मोलासेस होते हैं, थिक डिपॉजिट्स होते हैं इनके। ठीक है, तो आप मिजोरम को मोलासेस बेसिन यानी कि जो इनके सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है, कुछ कंट्रीज की बात की गई है, स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन और सीरिया। इसमें से कौन सी कंट्रीज जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं? पेन करती है, सब कुछ करती है। कौन सी नहीं करती? नहीं पता है। ठीक है। सीरिया नहीं करती, स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन करती है। स्पेन, साइप्रस और सीरिया जॉर्डन। करती है, जॉर्डन नहीं करती। सीरिया। सीरिया करती है, स्पेन करती है, जॉर्डन। अब चलो प्लेट बाउंड्रीज की बात करें, तो प्लेट बाउंड्रीज की बाउंड्रीज पे क्रस्ट इज इधर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, ऐसा कौन से फिनोमेना में होता है? कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। यस। बिल्कुल सही। जो क्रस्ट होता है या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या क्रिएट होता है, ये भाई आपका क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। डाइवर्जन बाउंड्री में होता है। यस। बिल्कुल, डाइवर्जन बाउंड्री में भी होता है आपका। ट्रांसफॉर्म यानी कि शेयरिंग बाउंड्री में होता है ऐसा? नो। नो। नहीं, यहाँ नहीं होता। With reference to the intertropical convergence zone (ITCZ), consider the following statement.
ये एक लो प्रेशर जोन है लोकेटेड एट द इक्वेटर जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज करती हैं। यस ट्रू। Yes, sir. बिल्कुल True. सही, लो प्रेशर जोन है, इक्वेटर पे है जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज करती हैं, हीट होती हैं और ऊपर की तरफ होती है। उठती हैं। बिल्कुल सही है। इन विंटर द ITCZ moves northward and so the reversal of winds from south and southwest to northeast takes place. फॉल्स। समर्स में होता है। समर्स में होता है। हाँ, विंटर में ITCZ क्या करता है, और साउथ की तरफ जाता है, तो दिस इज हाँ। फॉल्स। It is a natural strait connecting the Black Sea to the Sea of Marmara. It separates the European part from the Asian part of Istanbul, तुर्की। कौन से स्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम? बॉस्फोरस। बिल्कुल, हम बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। वेरी गुड नंदिनी, आप काफी पढ़ रही हैं। फिर which one of the following statements with reference to the Brahmaputra river is not correct? ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला, इट ऑरिजिनेट्स इन द चेमा यंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। आंकी ग्लेशियर। ट्रू। आंक्सी ग्लेशियर। भाई आंक्षी के बारे में मेरे को अभी तक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कई जगह मेंशन्ड है लेकिन एनसीईआरटी और यूपीएससी वाले सोर्सेज में चेमा यंगडंग ग्लेशियर ही मेंशन्ड है, तो आई विल गो विद चेमा ट्रू। यंगडंग ग्लेशियर। ओके ठीक है, दिस इज ट्रू। द रिवर एंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ सियांग ये false है या sir. फिर दियांग। दियांग। दियांग होगा फॉल्स। ये। दियांग होगा। दिबांग। दिहांग दिहांग दिहांग। नहीं, सियांग और दियांग एक ही वैसे। सर अलग अलग दिबांग नहीं है? दिहांग नहीं, ये अलग दिबांग अलग नहीं सियांग कौन है, सी रिवर है? ये सियांग दिहांग दोनों नाम से इसको जाना जाता अच्छा अच्छा। तो ओके। डी होगा फिर सर। है। ये भी सही है भाई आपका। इट फाइनली मर्जेस विद रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, ये भी सही है। और और मानस बी जो है वही, राइट मानस बैंक है। इसकी लेफ्ट राइट बैंक नहीं बैंक। है, इसकी राइट राइट बैंक। बैंक है। बिल्कुल सही। विद रेफरेंस टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, आ गया डिफरेंशियल हीटिंग लैंड ऑफ वाटर का कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई आपके? एज कंपेयर टू लैंड वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली, फॉल्स। सही है भाई। लैंड सही के है। ट्रू। मुकाबले जो वाटर है इट हीट्स अप और कूल डाउन स्लोली। Differential heating of land and sea is responsible for the reversal in the direction of monsoon winds. Air pressure, ट्रू। बिल्कुल सही। With reference to the करेवा फॉर्मेशन की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में सॉइल वाले चैप्टर में। Which of the following statement is correct? सबसे पहला, they are found in the north eastern region of India. करेक्ट सर। नहीं, नहीं Right. भाई, false। कश्मीर हिमालयाज में पाए जाते हैं ये। नदन ये सर false नदन false। नदन में आएगा। सैफरन They are के thick deposits of alluvial deposits brought down by the rivers. यस। यस सर। नहीं, ग्लेशियल false डिपॉजिट्स नहीं होते सर, हैं। माउंटेन से बनता है, False। माउंटेन क्ले। मैं वही तो बोला हूँ, ग्लेशियल सर डिपॉजिट से क्या बनते हैं बोला ये। सर? रिपीट करना। किसे? दे आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट नहीं होते, ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं ये। दे आर हाँ। यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, अ लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन। ट्रू सर। ट्रू ट्रू। ये सही है आपका भाई। A geographic region is characterized by cloudiness and heavy precipitation with high levels of humidity throughout the year. बादल छाए हुए रहते हैं, प्रेसिपिटेशन हैवी रहता है, ह्यूमिडिटी नमी काफी बनी रहती है, कोई डिस्टिंक्ट विंटर सीजन नहीं है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रेंज है थ्रू आउट द इक्वेटोरियल। ईयर। और सुन तो लो, महोगनी और इबोनी ट्रीज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है इस रीजन के। कौन सी रीजन की बात कर रहे हैं हम? इक्वेटोरियल। बिल्कुल, ये हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं। Which of the following UNESCO Biosphere Reserve is the source of three major river system? The Narmada, Johila, and Son River. सर बी अचानक मर अमरकंटक। Rachana Kumar, Amarkantak. हाँ। It is a sedimentary rock formed out of deposits of glaciers. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmasses of the southern hemisphere. It provides unambiguous evidence of paleoclimates and also of drifting of continent. ये कहाँ, Islets। ये टिलाइट, बी। बिल्कुल टिलाइट जो है वो भाई सेडिमेंट्री रॉक्स का ही बना हुआ रहता है, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स का बना हुआ रहता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सारे फीचर्स टिलाइट में पाए जाते हैं।
चलो ड्रेनेज पैटर्न की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, ये पिछली बार भी रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट करूंगा मैं इसको। तो भाई आपको बताना कौन सा सही है। डेंड्रेटिक, द रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा होता है क्या डेंड्रेटिक में? रेडियल में होता यस है। Also, ये आपका रेडियल में गलत होता है, है। ये आपका रेडियल में होता है। दूसरा सेंट्रीपिटल, द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और अ डिप्रेशन, इस तरीके से। यस सर ट्रू। ट्रू ट्रू। Trellis, the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary परपेंडिकुलर tributaries join them at the right angles. सही है सर। ये भी सही सही है, 2 and 3 only. अर्थ के क्रस्ट की बात की जा रही है, with reference to the earth crust, which of the following statement is or are not correct? It is an outer thin layer and a thickness of up to 200 kilometer. False. 100। False. इसकी अराउंड 30, False 50 या फिर मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक जाती है। So this is false. The continental crust is formed by basaltic rocks. True. ट्रू। True. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है भाई आपकी, वो आपकी बनी होती है ग्रेनाइटिक रॉक्स की। इसमें अच्छा हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें रहते हैं ओशियानिक हैवी सियाल। होती है। सियाल का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इनको हम लाइटर सिलिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हैवियर सिलिकेट्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो आप होते हैं आपके ओशंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीमा, मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, द ओशन फ्लोस आर फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइटिक रॉक्स, ट्रू और फॉल्स? बेसाल्ट, बेसाल्टिक रॉक। बिल्कुल। इसका क्या होगा? इसका होगा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नहीं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा, नॉट नॉट करेक्ट बोला ना? हाँ ठीक है, नॉट करेक्ट में 1 2 3 तीनों आएंगे। द एयर इज सेड टू बी कंप्लीटली सैचुरेटेड, एयर को कंप्लीटली सैचुरेटेड कब कहा जाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। सर तो इलैबोरेट करेंगे क्या? एलेबोरेट इसमें बेसिकली क्या करूँ, ये फैक्ट्स हैं भाई बेसिक। जब रिलेटिव Relative- ह्यूमिडिटी जो होती है वो 100% पहुंच जाती है, तब हम एयर को कंप्लीटली सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट में होगा। एब्सोल्यूट में ये नहीं होगा। ठीक है, वहां पे तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं, 80 नहीं होता शायद। हाँ सर, हाँ रिलेटिव 100 होगी। हाँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में मेरे ख्याल से हाँ ऐसा एक्चुअली कुछ रहता है। एब्सोल्यूट भी सर मैक्सिमम होगी, मेरे को तो ये लगता है एब्सोल्यूट भी मैक्सिमम होगी कि रिलेटिव 100 है तो। एब्सोल्यूट में मैं उसकी स्पेसिफिक जो ग्राम पर मीटर क्यूब है ना, जो कैपेसिटी है उसके बारे में आई एम नॉट श्योर। इट इज अराउंड 80 और समथिंग एल्स, ऐसा कुछ है, 100 नहीं है शायद। अच्छा ओके। चलो, अब हमें बताना है कि भाई इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो अर्थ की स्पेरिसिटी को लेके मतलब कि एविडेंस देते हैं कि हाँ भाई जो पृथ्वी वो गोल है। तो स्पेरिकल शेप ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज, ट्रू और फॉल्स? बताओ, यस और नो। सर ये फैक्टर नहीं है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कुछ। हमें अर्थ की गोल होने के प्रमाण देने हैं। अर्थ इज अ स्फीयर, तो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें देखना है कि भाई ये स्टेटमेंट इस चीज से कोरिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बाकी जो प्लैनेटरी बॉडीज होती हैं उनका भी स्फेरिकल शेप होता है, तो उसके बेसिस पे क्या हम एनालॉजी ले सकते हैं कि अर्थ भी स्फीयर है? नहीं सर क्या तो फॉल्स। फॉल्स कैसे हुआ? सर True, उससे sir. अर्थ पे क्या इफेक्ट आएगा? जितने भी आप बॉडीज देखते हैं, बाहर वाली प्लैनेटरी बॉडीज होती हैं, वो सारी की सारी आपको गोल ही नजर आती हैं अर्थ के किसी भी पॉइंट से अगर आप देखो तो। और अगर Yes, वहां sir. से अर्थ को अगर आप देखोगे तो भी अर्थ जो है वो आपको स्पेरिकल ही नजर आएगी किसी भी पॉइंट से देखोगे तो मतलब इस एनालॉजी के हिसाब से अर्थ भी जो है वो स्फीयर है। दूसरा, डिफरेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट पॉइंट्स, यस सर ये होगा Yes. ट्रू ये कैसे होगा? सर क्योंकि अगर फ्लैट होता तो सारे जगह पे सेम बिल्कुल, फ्लैट होता तो भाई सारी जगह पे सेम सनराइज सेम सनसेट होता। अभी अर्थ अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो भाई कई जगह सनराइज पहले आ जाता है, कई जगह बाद में आता है। शेडो ऑफ अर्थ ऑन मून ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स,
ट्रू सर। बिल्कुल ट्रू सही। है। लूनर इक्लिप्स पे भी तो भाई ऐसा ही होता है ना, अर्थ की शेडो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कर्व दिखता है, तो इसका मतलब भी अर्थ स्फीयर है। 1 2 एंड 3। फिर आता है विद रेफरेंस टू मिएंडर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिएंडर्स आपको पता है किस तरह से होते हैं नदी में जो सर्पीले। एक चैनल पैटर्न है फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द रिवर इन द यंग स्टेज। मैच्योर स्टेज शायद। बिल्कुल सही। ओल्ड मैच्योर स्टेज या स्टेज फिर है। यानी कि मैच्योर स्टेज में होते हैं, तो दिस इज फॉल्स। झेलम फॉर्म्स अ meander नियर श्रीनगर इन इट्स यूथफुल स्टेज। Yes, sir. ट्रू। True. ये ट्रू। सही है। इसमें आएगा टू ओनली। Arrange the following states or union territories in descending order as per the area under mangrove forest। कितना मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनके पास में, तो भाई बताइए। 3 1 So 3 1 2. 3 1 4 2। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के पास में है, उसके बाद गुजरात के पास में है। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, फिर गुजरात के पास में, फिर अंडमान निकोबार के पास में, और फिर महाराष्ट्र के पास में, तो 3 4 1 2। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे हम। ये मेजर साइट्स रहती हैं, मेजर सॉरी साइट्स रहती हैं मेजर फिशिंग ग्राउंड्स के लिए। यस। ट्रू। बिल्कुल सही। दे कंटेन वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स। ट्रू। ये भी सही है। ट्रेंचेस अकर एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फॉल्स। 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 जो False डीप है। एक्सिमल प्लेन में होती हैं। दून और दून फॉर्मेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय से। हिमाचल हिमाचल उत्तरांचल। एंड उत्तरांचल हिमालयाज। Which of the following can be attributed to the passing of Tropic of Cancer roughly through the central part of India? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से जाती है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला, एज कंपेयर टू नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आई थिंक ट्रू ट्रू। है। ट्रू है सर। बिल्कुल यस सर सही है, ट्रू। ट्रू है भाई ये। दूसरा, एंटायर इंडिया ऑब्जर्व ओवर एट सन ऑन द समर सोलिस्टिस ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। नो फॉल्स। ओनली नो। द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट। बिल्कुल, जो ट्रॉपिक ऑफ हेमिस्फीयर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट है। हम्म। ठीक है, तो दिस इज अब सब सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक बार आप 49th वाला क्वेश्चन, आई थिंक सर उसका ए होगा 49 का। सर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाला सर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाला। यस सर, लेट्स मतलब सी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वो हुआ ना कि एक्चुअल वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, जब तक वो 100% नहीं होगा तो हाई चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे होंगे? मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है सर। ओके ठीक है, ओके। चलो इसको बाद में याद दिलाना। तो इसका हम कर रहे थे ओके। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका क्या था? हाँ, इसका वन ओनली होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम के रेफरेंस में देखा जाए तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपके? ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉल्स। सही फॉल्स है तो है सर। भाई, काउंटर फॉल्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो करते हैं। वीनस यूरानस। वीनस रेट्रोगेट में करता है भाई। तो फिर ऑल प्लैनेट्स आ गए ना सर यहाँ तो। फॉल्स होगा सर। हाँ, सही 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 सही। ऑल आ गया, ग्रेट। ऑल अदर प्लैनेट्स हैव डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अर्थ। फॉल्स। फॉल्स है सर। फॉल्स है। नहीं, ये तो सही है ना फॉल्स। भाई, बाकी की जो हम्म। प्लैनेट्स हैं उसकी उनकी डेंसिटी अर्थ से कम है। हम्म। अर्थ की हायर डेंसिटी है। ये ट्रू है। ऑल प्लैनेट्स हैव एटलीस्ट वन नेचुरल सैटेलाइट। फॉल्स। फॉल्स। टू ओनली। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज मोर एट एपिहेलियन देन एट पेरिहेलियन। फॉल्स। पहली पेरिहेलियन बात, में ज्यादा होता है। पेरिहेलियन कौन सा पेरी में पोजीशन पास होती है? होगा। पेरिहेलियन कौन सी पोजीशन होती है? जब नजदीक जब होता है। पास होता है। ठीक है, पेरिहेलियन का मतलब जब पास नजदीक पास होता होता है ना। है। और एपिहेलियन मतलब जब अर्थ क्या होती है? दूर। दूर रहती है, डिस्टेंट। ठीक है,
तो भाई इंसोलेशन रिसीव बाय अर्थ इज मोर एट एपीहेलियन देन एट पेरिहेलियन, तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा। गलत। false, द इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स, फॉल्स। false. ये कैसे फॉल्स हुआ? इक्वेटर पे हाँ, ज्यादा मिलता है सर। सबसे ज्यादा वही आ रही है। इक्वेटर को अगर ट्रॉपिक्स के बेसिस पे देखा जाए, आपकी इक्वेटर है, ये आपकी ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, तो 5 डिग्री अप एंड डाउन पे फिर मैक्सिमम इंसोलेशन मिलना स्टार्ट होता है। एकदम इक्वेटर पे देखें तो इतना मैक्सिमम इंसोलेशन नहीं होता, हीट होती है लेकिन मैक्सिमम इंसोलेशन होता है वो आपका इक्वेटर पे नहीं होता। ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इक्वेटर को जो है वो इंसोलेशन थोड़ा सा कम मिलता है। तो दिस इज ट्रू। फिर आते हैं फॉलोइंग लोकल विंड्स, कुछ लोकल विंड्स हैं उनके बारे में बात की गई है। विच ऑफ द विंड्स मेंशन्ड अबव ब्लो ओवर द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट? Mistral, Fohn and Chinook. देखो सिरको, सिरको जो है वो आपकी मेडिटेरियन रीजन की है लोकल विंड्स, ठीक है, वो आपका टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में नहीं आता। इसके साथ साथ मिस्ट्रल जो है वो भी आपकी मेडिटेरियन की है, लेकिन जो फॉयन है और जो चिनूक है ये आपके टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंदर में आते हैं। फॉयन आपकी स्विट्जरलैंड के आसपास जो उसके पास्चर्स वगैरह हैं, और जो चिनूक जो है वो रॉकीज माउंटेन्स के आसपास में आते हैं। तो ये आपके टेम्परेट की कैटेगरी में आते हैं, 3 and 4 तो ऑन। मिस्ट्रल नहीं होगा, स्पेन में आती है, टेम्परेट हो गया। वो मेडिटेरियन क्लाइमेट में आता है। ट्रॉपिक। ठीक है, ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन? कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन, ट्रू, बिल्कुल सही। जो स्टेट्स हैं आपके पंजाब हरियाणा वगैरह वगैरह दिल्ली वगैरह, ये सब मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस होता है सी का उससे काफी ज्यादा दूर है, तो इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंटल बोला जाता है। सो दिस इज ट्रू। स्नोफॉल इन द हिमालयन रेंजेस, ट्रू सर। ट्रू। बिल्कुल सही। कोल्ड ट्रू, विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी, यस सर। ट्रू, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रेविटी एनोमली? एनोमली, हाँ, आ रही। अर्थ के सारे लैटिट्यूड्स पे, पोल्स की डी बात की सर। जाए, इक्वेटर की बात की जाए, सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी वो होता है आपका सेम नहीं होता। डी सर। पोल्स पोल्स पे बहुत डी ज्यादा होता होता है, इक्वेटर पे बहुत कम होता है। सुन तो लो पहले, ठीक है, उस पे पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर्स पे कम होता है। तो इसका मतलब है डी। जो डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। फिर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की गई है, कौन से सही नहीं है? दे आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, ट्रू। फॉल्स, क्यों भाई? कोरल डिपॉजिट्स के बने मैग्मा हुए हैं ना से। ये। ट्रू। ट्रू। लाइम कोरल शिपिंग। डिपॉजिट के लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ सॉरी आइलैंड की बात सॉरी, की गई है, हाँ अंडमान हाँ, की बात नहीं हो रही। आई रेड अंडमान, अंडमान, सॉरी, आई रेड ठीक है, तो अंडमान। ये ऑप्शन सही है। दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, फॉल्स सर। फॉल्स। फॉल्स। एंड दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, फॉल्स है सर। अंडमान नहीं, होगा। 11 डिग्री चैनल से होते हैं। तो भाई इसका सही ऑप्शन होगा आपका 2 and 3। 2 and 3 आर नॉट करेक्ट। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्वेटर पासेस थ्रू एशियन कॉन्टिनेंट। नो सर। यस सर। होता तो नहीं जा भाई एशिया से पास होती तो इक्वेटर। यस सर। होता है। नो इंडियन रिवर पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फॉल्स। फॉल्स, 3 रिवर passes, कौन सी? माही रिवर पासेस। नर्मदा, माही है, माही नॉट। और एक और है। आई एम श्योर अबाउट माही, माही। नर्मदा के बारे में आई एम सिर्फ नॉट माही श्योर। है सर। सिर्फ सर एक माही ही है। रिवर सर है सर, पर एक ही नर्मदा भी है, वो नहीं है 2 सर। बार क्रॉस करते हैं, माही, नहीं सर, नर्मदा और एक नर्मदा और। एक ही बार करती है। मेरे नर्मदा ख्याल एक ही से बार तो करती माही है सर। है। बाकी अगेन आपके जो भी आंसर्स होते हैं डिबेटेबल, आप उनको शेयर कर सकते हो, तो वी कैन डिस्कस ओवर दैट।
नहीं सॉरी, इसका होगा 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द्वार फॉर्मेशन। द्वार फॉर्मेशन की बात की गई थी, तो भाई एलुवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में मिलते हैं। ट्रू है सर। बिल्कुल सही। द्वार फ्लड प्लेन्स, जो द्वार ट्रू। फॉर्मेशन होता है वो आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में होता है। संकोच रिवर डिवाइड्स इट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न द्वार्स। ट्रू। ट्रू ये है भी सर। सही है भाई आपका। दे आर यूजफुल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी। ट्रू है सर। ट्रू। ये भी ट्रू है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका है? सर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। कृष्णा का भाई। उसके बाद महानदी। ब्रह्मपुत्र, फिर आता है महानदी। तो 2-1-3। Which of the following statement is or are correct with reference to the anticyclones? They are characterized by the clear skies and calm air. यस। यस सर, ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही। Winds in anticyclones blow anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. फॉल्स। क्लॉकवाइज इन नदन। बिल्कुल फॉल्स। तो इसका होगा 1 ओनली। ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी, टुंग, भद्रा और नेत्रावती। उनका ओरिजिन यहाँ पर है। एनिमल्स जो पाए जाते हैं, मालाबार सिवेट्स, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर्स एंड स्पॉटेड डियर। किसकी बात कर रहे हैं? बैनर सर कटा। आई थिंक कुद्रेमुख होगा। कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। थिकनेस जो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर की रहती है, वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहती है। यस। बिल्कुल सही। ट्रोपोस्फेयर जो है लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, टेम्परेचर विद इन द मीजोस्फेयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यस। डिक्रीजेस। ट्रू है यस। सर। तो फॉल्स। फॉल्स। डिक्रीजेस। हाँ फॉल्स। तो 1 ओनली। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीटलैंड्स। पीटलैंड्स आपके बेसिकली आपके होते हैं परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट जो फ्रॉस्ट में रहते हैं। ठीक है। तो वही इनके बारे में पूछा गया है। दे ऑक्यूपाई मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस। फॉल्स। 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 लेस देन 6 ट्रू 7। सर। 3% के करीब है। दिस इज फॉल्स। दे हैव वाटरलॉक्ड कंडीशन विच लिमिट माइक्रोबियल डिके ऑफ डेड प्लांट मटेरियल रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक ट्रू। ये भी फॉल्स। ये ट्रू है, ये वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इफेक्ट्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल। मटेरियल यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर है सर, कोई ऑन द भी लैंड। पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल्स की बात हो रही है। ट्रू है सर। सर आई थिंक होगा सर, एस वेव करती है क्रस्ट एंड ट्रू। प्राइमरी वेव्स में एक तो प्राइमरी वेव्स हो गई, सेकेंडरी वेव्स हो गई, लव वेव्स हो गई और रिले वेव्स हो गई। रिले सर होगा, ट्रू होगा सर। हाँ सर। ट्रू कैसे होगा? तो ट्रफ्स क्योंकि और सर क्रस्ट, एस वेव में क्रस्ट ट्रफ्स एंड ट्रू एंड, बनता है ना, प्राइमरी का पार्ट है वो। मैंने आपको क्या बताया था? ये भाई आपका सरफेस रहता है। प्राइमरी वेव्स सिर्फ कहाँ चलती हैं, कहाँ जनरेट होती हैं? सॉलिड लिक्विड गया। सरफेस के बिलो। और हम्म। वो किस तरह से मूव करती हैं? वो अपने बगल वाले पार्टिकल को उसके पैरेलली वाइब्रेट होके करती हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को तीसरे को करता है। ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो मेरे ख्याल से होगा सर, आई एम श्योर। आई एम नॉट श्योर ना। प्राइमरी वेव्स क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन द मटेरियल। प्राइमरी वेव्स नहीं करती हैं ट्रफ्स एंड क्रस्ट। वो सेकेंडरी वेव्स का काम होता है। लव वेव्स का, लॉन्ग वेव्स जो होती हैं, रेले वेव्स जो होती हैं, उनका काम होता है। वो सर इस तरह से प्राइमरी मूव वेव्स में कौन सी वेव्स आएंगी? 2 वेव्स, पी और एस। एस वेव क्यों आएगी? एस तो अलग हो गई ना।
सर आई थिंक प्राइमरी वेव्स में 2 वेव्स होती है, पी और एस। सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो वो क्रस्ट पे आके बनती हैं। तो सरफेस जो एस वेव्स होंगी उसमें क्रस्ट एंड ट्रो बनता है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक साउंड वेव्स। सर प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती सर? जहां तक मेरी नॉलेज है तो भाई आपकी जो पी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, वो आपकी, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था याद करो, इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ऐसा रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। लेकिन जो एस वेव्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग एक बार देखिएगा। एस वेव्स होती हैं वो आपके ट्रफ्स और क्रेस्ट के फॉर्म में जाती हैं। जो आपकी प्राइमरी वेव होती हैं वो आपके ट्रफ्स और क्रेस्ट के फॉर्म में नहीं जाती मटेरियल। ठीक है, गॉट इट? देखना एक बार यस आप लोग फिर से। सर, ये होती उसके कौन सी बाद है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती है? क्या? ये कौन सी वेव्स होती है सर? प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती है ना सर? प्राइमरी मेडिकल्स, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स तो हाँ, दूसरी वाली होती हैं। तो सर फिर तो नहीं होगी ना सर, मतलब। हाँ, दूसरा है फिर आपका सेकेंडरी वेव्स कॉज स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। ट्रू। यस, ट्रू। नहीं, प्राइमरी वेव्स आपकी स्ट्रेच करती हैं और स्क्वीज करती हैं। भाई देखा ना, स्ट्रेच किया, स्क्वीज किया, ये सब प्राइमरी वेव्स का काम है। सेकेंडरी वेव्स आपका स्ट्रेच और स्क्वीज नहीं करती। और सर नो, सेकेंडरी एजेंट तो ट्रफ और क्रस्ट अगर फॉर्म होते हैं तो करना चाहिए ना सर? रफ और क्रैश फॉर्म होते हैं तो स्ट्रेच और स्क्वीज कैसे करेंगे? यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, वहां पर कैसे होगा? सेकेंडरी वेव्स सरफेस पर है ना? हाँ, सेकेंडरी वेव सरफेस पे होती हैं, वो हम्म। ट्रफ्स और ट्रस्ट क्रिएट करती हैं भाई। यहाँ पर क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टीज बदल दी हैं। प्राइमरी वेव्स होती हैं वो स्ट्रेच और स्क्वीज करती है मटेरियल को, और सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो ट्रफ्स और क्रेस्ट क्रिएट करती है मटेरियल में। ठीक है, तो हम्म। दोनों ही गलत है। ओके। ओके। फिर ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात की गई है। तो भाई देखो, आप लोगों को पता ही है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो भाई एक्सोजेनिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ, while फॉल्स। एंडोजेनिक फॉल्स। फोर्सेस derive energy from the atmosphere. This is फॉल्स। false. The actions of exogenic forces continuously elevate the part of the Earth's surface, जबकि actions of endogenic forces leads to wearing down of relief and filling up of depressions. आई थिंक ये भी फॉल्स होगा। ये भी आपका भाई false है। फिर आते हैं, which of the following statement is not correct with regard to the western disturbances? बताइए। फर्स्ट तो ट्रू है। फर्स्ट ट्रू कैसे हो गया? विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है ना नदर्न बेल्ट में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बारिश वारिश होती है। किचन एडवांसमेंट, देखो, ये बेनिफिशियल रहती है रबी क्रॉप्स के लिए, ये सही है। शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं, ईस्ट मेडिटेरियन सी पे जनरेट होते हैं, वहां से आते हैं सेंट्रल एशिया से होते हुए, ये भी सही है। ये उसका सही देयर है। स्टीयर्ड इन इंडिया बाय वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ये भी सही है। सही। लेकिन इनका सर जो इसमें नहीं होगा। इन एक सेकेंड, देयर अराइवल इन द इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ड्रॉप। सडन ड्रॉप कहाँ होता है? इनसे सर पहले सर इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर डी के अंदर ना सर दो दे आर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बट क्योंकि टिबेटन प्लेट्यू के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस चल रहा होता है तो इंडिया में वो ईस्ट से आती है, तो इन इंडिया दे आर कॉल्ड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, दो दे आर वेस्टर्ली इन नेचर। इसमें स्टीयर्ड की बात की गई, देयर स्टीयर्ड इन इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसके कॉज की बात की गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो उनका जो अराइवल होता है वो सडन ड्रॉप नहीं होता भाई रात के टेम्परेचर में। ठीक है, धीरे 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 करके टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो दिस इज, मतलब ये नॉट करेक्ट है। गॉट इट? सर डी। भी सही है। वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही स्टीयर्ड होती हैं। इंडिया में उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन जो उनका स्टीयरेशन होता है, जो उनका उनको मतलब इंडिया की तरफ लाया जाता है, वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही लाया जाता है।
ठीक है। ओके। फिर local storms of a hot weather season in India assist in the growth of which of the following crops? कॉफी, कॉफी, टी, जूट। जूट, कॉफी, टी, जूट। जूट भी आएगा कॉफी, क्या? टी, जूट, कॉफी, जूट, मस्टर्ड, 1 3 4 आई गेस मस्टर्ड तो Local नहीं आएगा। storms of a hot weather Sir, season. 1 2 3 only. 1 2 ठीक है 3 चलो, होगा। 1 2 3। हम्म, कॉफी तो होता ही होता है, ठीक है। यस सर, टी भी होता है। कॉफी के 3 जूट, जूट भी होगा। होगा सर। हाँ। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सर उसकी, व्हाट? मस्टर्ड हाँ, मस्टर्ड मस्टर्ड रबी की क्रॉप होती है, तो मस्टर्ड नहीं होगा, है ना। नहीं रबी होगा। क्रॉप है, हम्म। इसलिए नहीं होगा। अच्छा ठीक है। और ये जो आपके ये जो लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, इनको असम में किस नाम से जाना जाता है? बारदोली ही, चीरहा। चलिए, ओशन करंट एंड नेचर, ओयाशियो करंट, कोल्ड, ट्रू, फॉल्स? ट्रू, ट्रू। कुरोशियो करंट, वार्म। वार्म, ट्रू, 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 कैलिफोर्निया करंट, वार्म। फॉल्स, फॉल्स, कोल्ड है। कोल्ड। The term roaring 40s, furious 50s, and shrieking 60s are used in relation to? वेस्टर्ली। बिल्कुल। इनको जो आपके सॉरी लैटिट्यूड्स हैं, 40s के, 50s के, 60s के, इन सब के हिसाब से इनको नाम दे रखा है। ये है वेस्टर्ली विंड्स। सदर्न हेमिस्फीयर। फिर सबसे लास्ट में आता है भाई आपका, एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जा रहे हो तो क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी? डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये आपकी अर्थ है, ये आपके लॉन्गिट्यूड से होते हैं। तो भाई आप इक्वेटर से अगर इसकी तरफ जा रहे हो तो ट्रू, लॉन्गिट्यूड की लेंथ में डिक्रीज होगा क्या? यस सर। नहीं होगा। सर्कमफेरेंस आपका लैटिट्यूड का कम होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जाता है। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, इट इज फॉल्स। सॉरी सर। डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ट्रू सर। ये सही होगा, है ट्रू। ना। लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है, सर्कमफेरेंस है, वो कम होता जाता है। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम नापते हैं कहाँ से? मीन सी लेवल से हम नापते हैं, है ना। तो इसका कोई कोरिलेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से नहीं होता भाई, तो दिस इज फॉल्स। तो भाई यहाँ पर आपका आएगा टू ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का क्यूएस सेशन 2 खत्म होता है। हमने क्लाइमेट, मॉनसून जैसे जो टफ टॉपिक्स हैं, प्लस जो फिजिकल का पार्ट है, उससे रिलेशन में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। आई वाज सेटिस्फाइड फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू। बाकी लोगों को मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी जो भी कंसेप्ट रिवीजन है वो सब इससे होगा। और अगर आपने देखा होगा तो इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे के सारे यूपीएससी लेवल के हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी क्लासरूम नोट्स में पढ़ा चुका हूँ। आपको जो पीडीएफ पीपीटीज वगैरह हैं, उसमें ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर सका हूँ। यस और नो? जी सर। ठीक है। तो जरूरत है आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करने की, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लाने की, और बस ऐसे ही प्रैक्टिस हम और करते जाएंगे। अगले वीक हम लोग एक नया क्यूएस रखेंगे।